कि लोग यहाँ पर बड़े तंग हैं। अच्छा, बेंगलोर मेरा कई बार जाना आना रहा है, पहले भी रहा है। मैंने वहां देखा है कि वहां मल्टी स्टोरीज का बड़ा कल्चर है। 20-22 मंजिल, 25-30 मंजिल की इमारतें कॉमन है और कीमतें एकदम स्काई रॉकेट, गजब तरीके की महंगी। 1.5 करोड़ 2 करोड़ तो कॉमन बजट है वहां का। आपको 50-50 करोड़ तक के वहां पर घर आसानी से मिल जाएंगे, मतलब कि इतना आराम से आदमी की पेइंग कैपेसिटी वहां है। अब वहां पर लोग क्या मैसेज डाल रहे हैं कि भाई गलती से भी ऐसी बड़ी बिल्डिंग्स में घर मत खरीद लेना। बोले क्यों? बोले भाई बड़ी बिल्डिंग में तो पानी पहुंचता ही नहीं है। लोग कह रहे हैं कि सरकार को आदेश निकाल देना चाहिए कि नहाना भी अब एक दिन छोड़ के एक दिन होगा, दिल्ली के ऑड इवन की तरह। ऐसी स्थिति में जो उप मुख्यमंत्री हैं शिव कुमार साहब, डी शिव कुमार साहब, वो बाहर निकल कर आए। उन्होंने बताया कि हम प्राइवेट वाले जो टैंकर वाले हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि भाई कालाबाजारी मत करना पानी की, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं कि जो 700 का टैंकर था 1500 में बेच रहे हैं। पानी की क्राइसिस पूरे देश में फैल गई है, यानी कि ये सूचना पूरे देश में फैल गई है। ऐसी स्थिति में जो वाटर सप्लायर है वो डबल पैसे बना रहा है, तो सरकार कह रही है कम से कम ये काम तो मत करो। लोग अपने अपने स्तर पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, पानी के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं और सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है कि टैंकर का प्राइस एटलीस्ट फिक्स करा दे कि इससे ज्यादा महंगा कोई भी पानी नहीं बेचेगा। अब बड़ा सवाल है कि आफ्टर ऑल ऐसा हुआ क्यों? अल्टीमेटली बेंगलुरु ऐसी स्थिति में क्यों पहुंचा जिसके आसपास की नदियों में वृषभावती, अर्कावती, पिनाकिनी, चिन्नार नाले जैसी जो नदियां हैं वो अब चूंकि नाले में बदल चुकी हैं। ऐसी स्थिति में कारण क्या है जिसकी वजह से ये हुआ? लेकिन मैं एक चीज आपको यहां पर बता दूं, भाई बेंगलोर में कावेरी नदी का पानी आता है और पानी को लाने के लिए ये 95 किलोमीटर दूर एक सिवान समुद्र नामक जगह पहले पानी वहां तक लाते हैं। उसके बाद 11 किलोमीटर दूर टीका हल्ली नामक जो जगह, वहां पर पाइपलाइन से पानी पहुंचाते हैं। फिर वाटर को ट्रीटमेंट करके 85 किलोमीटर दूर फिर जाके बेंगलोर में ले जाया जाता है, ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ होगा, इसके पीछे के कारण जानते हैं। तो पहला क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब बेंगलोर को बनाया गया तब प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई कि साहब किस प्रकार से हम बेंगलोर को विकसित करेंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जहां बेंगलोर में पहले 250 फीट की गहराई पर पानी मिलता था, अब वहां 1800 फीट की पानी पर पानी नहीं है। इसका मतलब कंक्रीट का जंगल खड़ा करते समय जो पानी निकाल के बाहर निकाला गया, ये प्लान ही नहीं किया गया कि पानी निकाल तो लिया, अब इस पानी को वापस नीचे कैसे भेजना है। मैं जो शुरुआत में आपसे कह रहा था ना, बाढ़ आई थी जिस बेंगलोर में, वो बाढ़ के बाद में सूखा क्यों पड़ा? असल मायने में आप किसी भी डेवलप्ड शहर में चले जाइए, वो एक बड़ी चिंता से इन दिनों परेशानी से गुजर रहा है। और वो क्या है? वो विकास के नाम पर अपने शहर की, अपनी जगह की हर एक जगह को पूरी तरह पक्का कर दे रहे हैं। जैसे आप भी अपने घर के आसपास सूखा चाहते हैं कि यार गंदगी ना फैले, तो आप क्या करते हैं? सड़क के हर किनारे को आप अपनी तरफ से पक्का कर देते हैं, सीमेंटेड कर देते हैं। ऐसे सड़कों पर सरकारों के द्वारा पूरी तरह से टाइल्स वाइल्स बिछाकर पक्का कर दिया गया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी तो ट्रैकिंग गार्डन्स वगैरह बना के पूरी तरह जगह पक्की कर दी गई। तो जो बारिश का पानी आया वो जमीन में अंदर जा ही नहीं पाया। भाई पानी आ तो गया अब, लेकिन जमीन के भीतर कैसे जाएगा? जमीन पे सोखने के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची उस पानी को। और हुआ भी यहां पर ये। दूसरा, जब यहां पर इतने महंगी प्रॉपर्टी है तो लोगों ने यहां पर जो थोड़े बहुत तालाब सीजन के आधार पर सूखते थे, उन तालाबों में ही प्लॉटिंग करके बेचना शुरू कर दिया। मतलब अब आप ये सोचकर देखिए कि ये झीलों की नगरी कहलाती थी कभी, और बिल्डर्स ने झीलें सुखा सुखा करके वहीं पर बिल्डिंग्स बना डाली। आप इस बात का अंदाजा ऐसे लगाइए कि बेंगलोर में जहां 1961 में 262 झीलें थी और 70% जगह पर यहां हरियाली थी, जिसे हरियाली के कारण गार्डन सिटी और लेक सिटी कहा जाता हो, आज उस शहर में मात्र 81 झीलें बची हैं और 3% हिस्से पर ही हरियाली बची है। जहां पहले 70% हिस्से पर हरियाली हो, वहां पर अब कंक्रीट के जंगल बन गए हैं। यह अपने आप में कितनी जबरदस्त और चिंता की बात है कि बेंगलोर अल्टीमेटली किस दौर से गुजर रहा है। यानी कि यहां पर पानी के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार अगर आप मानसून को ठहराएं तो वो एक कारक बनता है कि हां यहां पर वीक साउथ वेस्ट मानसून है। लेकिन जो दूसरे बड़े कारण बनते हैं उनमें से लोगों के द्वारा जमीन पर किया गया अतिक्रमण है, जिसके चलते उन्होंने जमीन पर इस प्रकार से पूरी तरह जमीन को पाट दिया
कि जो बारिश का पानी आया वो बाढ़ बनकर दिखता तो रहा लेकिन जमीन में नहीं गया। यही कारण है गुड़गांव और दिल्ली को भी अगर आप ध्यान से देखें तो बारिश होते ही पूरा पानी सड़क पर क्यों दिखने लगता है, क्योंकि जमीन में पानी को जाने के लिए रास्ता ही नहीं छोड़ा गया है। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बनाया गया जिसे प्रॉपर वाटर ड्रेनेज सिस्टम कहा जाए कि पानी बारिश का जमीन में जाए और वापस वाटर रिचार्ज होकर के बोरवेल से निकल कर आए। ऐसा हमने नहीं बनाया। हमने वाटर लेवल कावेरी बेसिन रिजर्वॉयर का नीचे कर दिया। साथ ही साथ हमने रेन वाटर जो बारिश का पानी है इसका हार्वेस्ट नहीं किया। हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लान पर काम नहीं किया। बेंगलोर में ऐसी तमाम चीजें हुई जिसके चलते ये स्थिति फिलहाल बन करके चली आई है। ऐसी स्थिति में बेंगलोर सरकार के द्वारा, बेंगलोर महानगर पालिका के द्वारा लोगों को कहा गया है कि हम अप्रैल 2024 में मार्च भुगत लो, इसके बाद में कावेरी परियोजना का 5वां चरण शुरू हो जाएगा, जिसके चलते हम 30 करोड़ से लेकर 75 करोड़ लीटर तक का पानी आप लोगों को पहुंचा देंगे, चिंता मत करो। लेकिन लोगों का कहना है कि साहब हमको आज तो पानी पहुंचा दोगे लेकिन ये पानी भी 2029 में खत्म हो जाएगा। 2029 में ये वाला पानी जो आज आ रहा है वो 5 साल तक का जुगाड़ है। उसके बाद क्या? उसके बाद ये कि भारत का बेंगलोर भी केप टाउन की तरह जीरो वाटर सिटी हो जाएगा। जी हां साथियों, साउथ अफ्रीका की जगह केप टाउन, जहां पर 1980-90 के दशक में जो आज बेंगलोर में हो रहा है, ऐसा हाई राइट्स बिल्डिंग बनाना, लोग जबरदस्त तरीके से निवास करने के लिए आ रहे थे, आज स्थिति यह है कि वहां पर डे जीरो सिचुएशन है, पानी ही उपलब्ध नहीं है। यानी कि जितना पानी जरूरी है वो पानी उनके पास नहीं है। वैसी स्थिति अब बेंगलोर की पैदा होती चली जा रही है। यही कारण है कि केप टाउन को भले ही हम वर्ल्ड की पहली बड़ी सिटी मानते हो जिसके पास पानी खत्म हुआ हो, जिसने डे जीरो सिचुएशन देखी हो, लेकिन भारत भी बिल्कुल उसके नजदीक पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि भारत में दुनिया की 18% आबादी रहती है लेकिन हमारे पास केवल 4% पानी ही दुनिया को पिलाने के लिए उपलब्ध है। देखिए, धरती पर जितना भी पानी है ना, उसका 97% पानी समुद्र में है। 3% पानी ही है जिसे हम पी सकते हैं। उनमें से भी मात्र 2.4% पानी ऐसा है जो कि ग्लेशियर्स पर बर्फ के रूप में जमा हुआ है। बचा हुआ जो 0.6% पानी है उस पर आप और हम जैसे तमाम लोग उस पानी से पल रहे हैं। ऐसी स्थिति में दुनिया का 18% पॉपुलेशन रखने वाला देश मात्र 4% पानी रखता है, तो विचार कीजिए कि कैसी भयानक स्थिति होगी। यही कारण है कि हम जमीन के भीतर से बोरवेल से पानी निकाल कर पीते हैं, जिसके चक्कर में हम उस पानी का उपयोग तो करते ही हैं और खेती में भी उसका उपयोग करते हैं। अगर हम संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट की बात माने तो 2025 तक हम अपने जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके एक्सट्रीम लेवल को टच कर लेंगे। फिलहाल 76% लोग ही हैं जो गंभीर जल संकट से भारत में गुजर रहे हैं। 17% लोगों के पास टैप वाटर है। 40% लोग जल गंभीर स्तर पर ऑलरेडी पहुंच चुका है। भारत के अंदर अगर स्थिति देखी जाए तो यह मैप दर्शाता है कि कितनी भयानक स्थिति है। वाटर लेवल किस प्रकार से दुनिया भर के अंदर, भारत के अंदर कम हो रहा है। 21 शहर ऐसे हैं जिनमें ग्राउंड वाटर लेवल पूरी तरह खत्म होने वाला है। ऑलरेडी नीति आयोग 2018 में 10 राज्यों के 21 शहरों को मार्क कर चुका है कि इनका पानी पूरी तरह खत्म हो जाएगा, जिनमें से अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर राजस्थान के अंदर, गुजरात में गांधीनगर, कर्नाटक में बेंगलोर, चेन्नई और केरला और तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश का हैदराबाद, मध्य प्रदेश का इंदौर, रतलाम, आगरा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, यमुनानगर, पंजाब में अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, मोहाली, पटियाला शामिल है, क्योंकि ये लोग अंडर वाटर पानी को इतना ज्यादा ड्रेन कर चुके हैं। 2030 तक डिमांड से आधी ही हम पानी की सप्लाई कर पाएंगे। यदि व्यक्ति 1500 लीटर पानी मांग रहा है तो हम 750 लीटर ही पानी दे पाएंगे। 2030 तक 40% आबादी के पास पीने का पानी नहीं पहुंचेगा। 6% पॉपुलेशन ऐसी हो, 6% हमारी जीडीपी में केवल और केवल पानी के कारण 2050 के अंदर नुकसान होगा। आप इससे अंदाजा लगाइए कि हम कैसी वाटर स्कार्सिटी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि इन चीजों से निपटा जाए तो इसके लिए सतर्क होने की आवश्यकता है, कुछ प्रैक्टिसेस के अपनाने की आवश्यकता है। जैसे हाल भारत के सरकार के द्वारा एक जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना लॉन्च की गई है, सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लॉन्च की गई है, ग्राउंड वाटर पर लगाम लगाने के लिए भूजल विधेयक सरकार ने पारित किया है, इजराइल का वाटर कंजर्वेशन यूज किया है। लेकिन आपको और हमको कुछ प्रैक्टिसेस करनी होंगी अगर ये भयानक दिन नहीं देखना है। सबसे पहले हमें बकेट से पानी का उपयोग करना, बाल्टी में पानी का उपयोग। दूसरा, जो वाटर प्यूरिफायर जो हमने आरओ लगा रखे हैं उसका एक्स्ट्रा जो पानी है उसे बर्तन धोने में उपयोग कर सकते हैं। घर के अंदर पानी कहीं से लीक हो रहा है तो उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपने कपड़े धोकर के पानी को फेंकना है तो उसे टॉयलेट के पानी के रूप में इस्तेमाल करिए ताकि वो टॉयलेट के अंदर
चला जाए तो आपका टॉयलेट में पानी खर्च ना हो। इसी के साथ साथ किचन के अंदर जो पानी आप यूज कर रहे हैं उससे बचे हुए वेस्ट वाटर को पौधे में डाल दीजिए। ऑर्गेनिक फूड भी है तो खाने में पानी और खाद दोनों चला जाएगा। इसी प्रकार से गीला कपड़ा खोल से ही घर की पोछाई वगैरह करें। पानी से गाड़ियों को ना धोएं। टॉयलेट्स के अंदर प्रॉपर रिपेयरिंग करवाते रहें। प्रॉपर तरीके से वाटर की स्मार्ट मीटरिंग करें ताकि पानी कितना कंज्यूम हो रहा है आपको प्रॉपर तरीके से पता चलता रहे। साथियों, जिस चर्चा को आज आपको रटना पड़ रहा है, एक दिन मजबूरी होगी कि आप अपनी हैबिट में इन्हें अपना लेंगे, क्योंकि उसके बिना, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जो आज आपको आती हुई समस्या दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे चीन में जब कोरोना आया था तो हम सुर्खियों को केवल मजे के लिए सुनते थे कि चीन वाले कैसे हो रहे होंगे, लेकिन जब कोरोना हमारे यहां आकर पहुंचा तो हमारे हालात क्या हो गए वो दुनिया साक्षी है। ऐसे ही पानी की समस्या आज लग रहा है कि 2027 में जाके ऐसा होगा, 30 में जाके ऐसा होगा, 50 में जाके ऐसा होगा, लेकिन साथियों आपके जीवन का वो कोई सा भी पड़ाव हो और अगर उस समय आप इस परिस्थिति से गुजर रहे होंगे तो आज का दिन बहुत याद आएगा कि एक दिन था, अगर सुधर गए होते तो बेहतर होता। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से बता सकते हैं, जिसमें पहली प्रतिक्रिया आपके सब्सक्राइब करने की है कि अपनी पाठशाला पे 45% सब्सक्राइबर ऐसे हैं, व्यूअर्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। मात्र एक छोटा सा बटन है जिसे दबाना है, 0.19 सेकंड लगते हैं बटन क्लिक करने में। क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है वे अपना लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी चैनल पर ना छोड़ें। बाकी जो साथी हमारे साथ अपनी पाठशाला, हमारे एप्लीकेशन पर हमारा कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो RO एग्जाम के लिए हमारे द्वारा क्लासेस शुरू की जा रही हैं 18 जनवरी से एप्लीकेशन पर, मात्र 2499 के अंदर, जहां पर हमारे जो टीचर्स हैं, जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं, वो आप लोगों को 450 घंटे का लाइव क्लास देने जा रहे हैं। प्रॉपर वीकली टेस्ट सीरीज होगी, करंट अफेयर्स के साथ होगी और बेहतरीन क्लास का इंटरैक्टिव सेशन होगा। एप्लीकेशन पर क्लासेस उपलब्ध हो रही हैं, तुरंत जाकर एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन की प्रक्रिया के लिए एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है। आप जैसे ही वहां पर क्लिक करेंगे, क्लास के लिए जब क्लिक करेंगे, बैच सेलेक्ट करके आपके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आएगा, वहां से पेमेंट करिएगा। पेमेंट करने के बाद पेमेंट की प्रक्रिया को फॉलो करके पेमेंट करिएगा और उसके बाद में अपनी क्लासेस को एक्सेस कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।